आठवें वेतन आयोग पर आया है बड़ा अपडेट। सरकार ने जारी किया है एक नोटिस। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। सरकार आठवां वेतन आयोग बना चुकी है और अब वो कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से सुझाव मांग रही है ताकि भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन तय की जा सके। इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है। भारत सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों, पेंशनर्स और संगठनों से कुछ सुझाव और प्रस्ताव मांगे हैं। सरकार ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव के जरिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स के वेतन और भत्तों और पेंशन से जुड़े ढांचे की समीक्षा करना है। आयोग ने कर्मचारी संघ, पेंशनर संगठन और संस्थानों और इच्छुक व्यक्तियों से कहा है कि वो अपनी मांगें और सुझाव ऑनलाइन जमा करें। इसके लिए एक ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर भरा जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्रस्ताव केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, ईमेल या PDF के रूप में भेजे गए सुझाव पर विचार नहीं होगा। सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक सुझाव और प्रस्ताव 30 अप्रैल 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद आयोग प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर आगे की सिफारिशें तैयार करेगा। अब ऐसे में कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी? तो देखिए, अगर सरकार कर्मचारी यूनियन की मांगे मान लेती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 66% बढ़ सकती है। इससे सिर्फ वेतन ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि न्यूनतम सैलरी तय करने का पुराना फॉर्मूला भी बदल सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था आज के परिवारों के खर्च और जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं दिखाती। अभी पुराने फॉर्मूले पर सैलरी मिलती है। तो फिलहाल देखिए, सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी का हिसाब 1956 के एक फॉर्मूले पर आधारित है। ये तरीका 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में तय किया गया था और इसे 3 सदस्यीय परिवार मॉडल कहा जाता है। इस फॉर्मूले में माना जाता है कि एक परिवार में 3 सदस्य होते हैं, कर्मचारी, उनका जीवन साथी और एक बच्चा। लेकिन कर्मचारी यूनियंस का कहना है कि ये मॉडल अब पुराना हो चुका है और आज के परिवार की वास्तविक स्थिति को नहीं दिखाता। यूनियंस ने ये सुझाव दिए हैं कि परिवार की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 सदस्यीय मानी जाए। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और माता पिता समेत कई बच्चों की जिम्मेदारी के कारण पुराना फॉर्मूला पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार होली जैसे बड़े त्योहार के आसपास DA बढ़ाने की घोषणा कर देती है, लेकिन इस बार होली गुजरने के बाद भी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इसी वजह से कर्मचारी और पेंशनर्स के बीच ये सवाल है कि आखिर DA बढ़ोतरी का ऐलान कब होगा। तो सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ता संशोधित करती है। पहला जनवरी से लागू होता है और दूसरा जुलाई से। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। ताज़ा महंगाई आंकड़ों के आधार पर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 से DA में करीब 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का DA 58% से बढ़कर लगभग 60% हो जाएगा। अब महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बढ़ती महंगाई के असर को कम करने में मदद करता है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तो लंबे समय तक एक जैसी रहती है, लेकिन महंगाई बढ़ने पर सरकार DA के जरिए उनकी आय में कुछ राहत देती है। इसी तरह पेंशनर्स को भी महंगाई राहत यानी कि DR दिया जाता है ताकि उनकी पेंशन पर महंगाई का असर थोड़ा कम हो सके। महंगाई भत्ता तय करने का खास फॉर्मूला क्या है? तो महंगाई भत्ता तय करने के लिए खास फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, जिसमें औद्योगिक कामगारों के लिए जारी किए जाने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के पिछले 12 महीने के औसत आंकड़े को आधार बनाते हैं। अब इस फॉर्मूले के अनुसार 12 महीने के औसत इंडेक्स से एक तय बेस वैल्यू घटाकर उसे उसी बेस वैल्यू से भाग दिया जाता है और फिर 100 से गुणा कर DA का प्रतिशत निकालते हैं। नए बेस ईयर 2016 के इंडेक्स को पुराने 2001 बेस के साथ जोड़ने के लिए 2.88 का कन्वर्जन फैक्टर भी लगता है। लेबर ब्यूरो हर महीने AICPI IW के आंकड़े जारी करता है। इन्हीं आंकड़ों के 12 महीने के औसत के आधार पर DA में बदलाव तय होता है, इसलिए कर्मचारी इन आंकड़ों पर लगातार नजर भी रखते हैं। अगर जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के 12 महीने के औसत AICPI IW आंकड़े को देखें तो करीब 145.54 रहा है। अब इस हिसाब से DA करीब 60.33% बनता है, जिसे राउंड ऑफ कर 60% माना जा सकता है। अनुमान यही है कि इस बार करीब 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा, जिसका इंतजार फिलहाल लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर कई मंत्रालय, विभाग, कर्मचारी संगठन और व्यक्तियों से 18 से ज्यादा कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे। वेतन आयोग की तरफ से जो सवाल किए गए उसमें कर्मियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़ी कई अहम बातें शामिल हैं, जैसे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से आर्थिक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव। इनमें से कुछ प्रभाव उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के संदर्भ में पॉजिटिव हैं, जबकि दूसरे उच्च राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति की संभावना और समग्र विकास और जन कल्याण जैसे दूसरे व्यय में कटौती के संदर्भ में नेगेटिव भी हैं। देश की आकांक्षाओं के आधार पर 8वें वेतन आयोग के लिए समग्र दृष्टिकोण का आधार क्या हो? अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और स्टाफ साइट की JCM के वरिष्ठ सदस्य ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं और कुछ इनमें से सवाल क्या हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से आर्थिक परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रभाव उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के संदर्भ में है। अब ऐसे में कुछ जो सवाल पूछे गए हैं, इसका जवाब यह है कि CPC का मार्गदर्शक सिद्धांत समानता, पारदर्शिता और निष्पक्षता होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी लोक सेवा वितरण की रीढ़ है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को आधुनिक जीवन की आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक रूप से पर्याप्त सुविधा मिले। कर्मचारियों को बोझ नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के रूप में देखा जाए। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि सरकार के लिए केवल व्यय नहीं बल्कि मानव पूंजी में निवेश है, जो भोग, बचत और आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा भी देता है। इसके साथ ही इसमें कई डिटेल में कई बड़ी बातें बताई गई हैं। ये भी पूछा गया कि 8वें CPC को सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतन भत्तों के बीच सापेक्षता का मूल्यांकन कैसे करना होगा। तो सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतनमान की तुलना करना कठिन और अव्यवहारिक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही सेवाओं के उद्देश्य मूल रूप से अलग हैं। लोक सेवा का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। केंद्रीय कर्मचारी मुख्य रूप से लोक सेवा वितरण, नीति कार्यान्वयन और नियामक कार्यों में लगे रहते हैं, जबकि रेलवे और रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारी उत्पादन और परिचालन गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिसमें बहुत से जोखिम और खतरे भी हैं। सवाल ये भी है कि क्या 8वें CPC को सभी सरकारी विभाग में एक समान क्षैतिज सापेक्षता पर विचार करना चाहिए, या क्या उसे क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्किंग पर विचार होना चाहिए, जहां सरकारी कार्यों की तुलना उनके संबंधित उद्योग के समकक्षों से की जाए। उदाहरण के लिए, क्या सरकारी इंजीनियर्स के वेतन की तुलना निजी क्षेत्र की इंजीनियरिंग फर्म से, वित्तीय अधिकारियों के वेतन की तुलना BFSI क्षेत्र से और स्वास्थ्य सेवा पेंशनर्स की तुलना निजी स्वास्थ्य सेवा से होनी चाहिए? तो इसका जवाब ये दिया गया है कि CPC को केंद्र सरकार के कार्यों की तुलना निजी क्षेत्र से क्षेत्र विशिष्ट बेंचमार्किंग के आधार पर नहीं करनी चाहिए। केंद्र कर्मचारियों के कर्तव्य, जवाबदेही और सेवा शर्तें मौलिक रूप से अलग हैं। केंद्रीय कर्मचारी कड़े प्रशासनिक वित्तीय नियमों के अधीन काम करते हैं। अब ऐसे में देखिए, इसके साथ ही साथ और भी कई सवाल पूछे गए हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें यह भी है कि निजी क्षेत्र के सापेक्ष वेतन निर्धारण और मुआवजा मैट्रिक्स तैयार करते समय किन विशेषताओं को किस प्रकार से ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका जवाब ये दिया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि सरकारी सुविधाएं महज अतिरिक्त लाभ नहीं है, ये कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा के आधार स्तंभ हैं। इसके साथ ही देखिए, सवाल ये भी पूछा गया है कि सरकारी रोजगार संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। रोजगार बल का बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र है और गिग अर्थव्यवस्था में भी कार्यरत है। अब ऐसे में सामान्यतः देखिए, सरकारी कर्मचारियों का प्रारंभिक वेतन देश के लिए एक आदर्श मानदंड निर्धारित करता है, और यदि इसका अनौपचारिक या अस्थायी क्षेत्र पर प्रभाव ना पड़े, फिर भी ये दिखाता है कि समाज ईमानदारी से किए गए कार्य के लिए उचित और जीवन निर्वाह योग्य वेतन किसे मानता है।